इलेक्ट्रिक कार्स, मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स और लैपटॉप्स में आपको क्या चीज़ मुश्तरक नज़र आती है? इस टेक्नोलॉजी के दौर में इन तमाम गैजेट्स और दीगर टेक्नोलॉजी डिवाइसेस को चलाने के लिए जो चीज़ इन तमाम में मुश्तरक और सबसे ज़्यादा अहम है वो लिथियम से बनी बैटरीज़ हैं। जी हाँ दोस्तों, लिथियम एक ऐसी धात या मेटल है जो मौजूदा दौर में बैटरीज बनाने के लिए सबसे ज़्यादा अहम समझी जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में 2030 तक डीजल या पेट्रोल से चलने वाली तमाम गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल से तब्दील हो जाएंगी। इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लिथियम बैटरीज का इस्तेमाल एक लाजमी जुज़्व है, बल्कि एक इलेक्ट्रिक कार की मैन्युफैक्चरिंग कास्ट का तकरीबन 40 से 50% हिस्सा सिर्फ इन लिथियम बैटरीज का ही होता है। लेकिन इन बैटरीज का इस्तेमाल सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तक ही महदूद नहीं, बल्कि डिफेंस, मेडिकल और कम्युनिकेशन आलात और यहाँ तक कि सोलर और विंड एनर्जी की पावर ग्रिड्स पर भी इन बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है। लिथियम बैटरीज के बढ़ते हुए इस्तेमाल के बायस ये धात यानी लिथियम इस वक्त इतनी अहमियत इख्तियार कर गई है कि जिस तरह तेल को 20वीं सदी का ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, बिल्कुल इसी तरह लिथियम को 21वीं सदी का सफ़ेद सोना या वाइट गोल्ड करार दिया जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी इतनी अहमियत इख्तियार कर गई है कि 2019 में केमिस्ट्री में मिलने वाले 3 नोबेल प्राइजेस लिथियम बैटरीज पर तहकीक करने वाले साइंसदानों को ही दिए गए थे। तो दोस्तों, सिर्फ लिथियम से बनी बैटरीज ही इस वक्त क्यों सबसे अहम है? यानी कोई और मेटल इसकी जगह क्यों नहीं ले सकती? कौन से ममालिक की सरजमीन इस सफ़ेद सोने से माला माल हैं, और वो कौन से ममालिक हैं जो इसको ज़मीन से निकालने, रिफ़ाइन करने की सलाहियत रखते हैं? और सबसे अहम तरीन ये कि इस लिथियम को लेकर दुनिया में क्या सियासत चल रही है? ये तमाम सवालात ही हमारी आज की इस वीडियो का मौजू हैं। एनर्जी स्टोरेज और बैकअप के लिए बैटरीज का इस्तेमाल तो कई दहाइयों से ही किया जा रहा है, लेकिन पिछली 1-2 दहाइयों में ख़ास तौर पर माहौल दोस्त एनर्जी रिसोर्सेज की तलब में बेपनाह इजाफा हुआ है। बिजली की पैदावार के लिए शमसी और पन बिजली घर के मंसूबे लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए बैकअप बैटरी सिस्टम एक इंतहाई अहम ज़रूरत है। इसी तरह अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया के कई ममालिक में कार्बन एमिशंस को कम से कम करने के लिए हुकूमती सतह पर डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की बजाय अब बिजली से चलने वाली गाड़ियों को प्रमोट किया जा रहा है, जिससे इन गाड़ियों और इनमें इस्तेमाल होने वाली लिथियम बैटरीज की मांग में भी बेपनाह इजाफा होता जा रहा है। यहाँ तक कि रोज़मर्रा इस्तेमाल में आने वाले मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत में भी लिथियम बैटरीज का इस्तेमाल लाजमी है। जहाँ एक तरफ इन बैटरीज के इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है, वहाँ दूसरी तरफ इन बैटरीज की कारकर्दगी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए मसलसल तहकीक भी जारी है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में लिथियम बैटरीज ही आखिर क्यों इतनी अहमियत इख्तियार कर गई? लेड एसिड, निकल कैडमियम या दीगर मेटल से बनने वाली बैटरीज क्यों इतनी अहम नहीं? तो दोस्तों, किसी भी बैटरी की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का मेयार जांचने के लिए 4 क्राइटेरियाज होते हैं। पहला, इसकी कैपेसिटी यानी गुंजाइश यानी एनर्जी स्टोर करने की सलाहियत। दूसरा, इसकी लाइफ यानी इस बैटरी को कुल कितनी बार चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है। तीसरा क्राइटेरिया होता है एनर्जी डेंसिटी, यानी बैटरी के एक मखसूस साइज़ या हुजम में कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है। और चौथा, एनर्जी एफिशिएंसी, यानी बैटरी में स्टोर होने वाली एनर्जी का कितना हिस्सा हमारी ज़रूरत के मुताबिक काबिल इस्तेमाल भी है। इसका मतलब ये है कि बैटरी में मौजूद केमिकल्स की केमिकल एनर्जी के कितने फ़ीसद हिस्से को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील किया जा सकता है। अब हैरानकुन बात यह है कि लिथियम बैटरीज इन तमाम 4 क्राइटेरियाज में बाकी तमाम धातुओं से बनी बैटरीज के मुकाबले में बहुत बेहतर हैं। लिथियम अपने वज़न के एतबार से ज़मीन पर मौजूद सॉलिड मेटल्स में सबसे हल्का मेटल यानी सबसे हल्की धात है, यानी इससे बनने वाली बैटरीज भी अपने वज़न के एतबार से बाकी तमाम बैटरीज से हल्की होंगी। इसी तरह लिथियम बैटरीज की एफिशिएंसी भी 90% के करीब है, जबकि इसके मुकाबले में लेड एसिड बैटरीज की एफिशिएंसी तकरीबन 70%
जबकि निकल कैडमियम की 85% है। यही वजह है कि लिथियम बैटरीज एक मखसूस कैपेसिटी के लिए सबसे ज़्यादा रेंज या एनर्जी फराहम कर सकती हैं। इसी तरह लिथियम बैटरीज की एनर्जी डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा है, यानी अगर मुख्तलिफ़ किस्म की बैटरीज का वज़न 1 किलोग्राम हो तो इनमें लिथियम बैटरी इसी वज़न में रहते हुए सबसे ज़्यादा एनर्जी स्टोर करने की सलाहियत रखती होगी। मज़ीद ये कि लिथियम बैटरीज़ की लाइफ लेड एसिड बैटरीज़ के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा है। इन्हीं खसूसियात के बायस आज लिथियम बैटरीज़ को इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और दीगर मसनूआत में इस्तेमाल के लिए अव्वलीन तरजीह समझा जाता है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक दुनिया में इस वक्त लिथियम के 80 मिलियन टन से ज़ायद के ज़खायर मौजूद हैं। इनमें से तकरीबन 50% मालूम ज़खायर जनूबी अमेरिका के सिर्फ 3 हमसाया ममालिक अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली में मौजूद हैं। इन 3 ममालिक के दरमियान बनने वाले इस रीजन को लिथियम ट्रायंगल भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर ऑस्ट्रेलिया के ज़खायर भी मिला लिए जाएँ तो इन 4 ममालिक में मजमूई तौर पर दुनिया के 80% से ज़ायद लिथियम ज़खायर मौजूद हैं और दुनिया के दीगर खित्तों ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान और कश्मीर के कुछ इलाकों में भी लिथियम के वसी ज़खायर दरियाफ़्त होने के दावे हैं। ताहम ये ज़खायर अभी तक ज़मीन से एक्सट्रैक्ट नहीं किए गए। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि लिथियम की सप्लाई में इन तमाम ममालिक में से किसी का भी कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को लिथियम फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क इस वक्त चाइना है। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लिथियम रिज़र्व रखने वाले ममालिक तो लिथियम सप्लाई ही नहीं करते, लेकिन जिस मुल्क के रिज़र्व ना होने के बराबर हैं वो दुनिया में लिथियम सप्लाई का मार्केट लीडर है। तो दोस्तों, इसकी वजह लिथियम को ज़मीन से हासिल करने और इसे काबिले इस्तेमाल बनाने की वो जदीद टेक्नोलॉजी है जो इस वक्त दुनिया के सिर्फ चंद ममालिक के पास ही है। लिथियम को ज़मीन से निकालना, इसे रिफ़ाइन करना और इसके ज़रिए बैटरीज तैयार करना एक तवील, पेचीदा और मुश्किल तरीन काम है, जिसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी, बेशुमार माली और टेक्निकी वसाइल दरकार होते हैं। यही वजह है कि अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली जैसे ममालिक जो टेक्नोलॉजी और माशी एतबार से कमज़ोर ममालिक हैं, वो इस कीमती धात के कसीर ज़खायर रखने के बावजूद इसका सही फ़ायदा उठा नहीं पा रहे। जबकि चीन, जिसके पास लिथियम के महज 6% से भी कम ज़खायर हैं, वो दुनिया भर में लिथियम का सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि जनूबी अमेरिका के लिथियम ट्रायंगल के रीजन में पूरी दुनिया के लिथियम रिजर्व्स का 50% से ज़ायद मौजूद है। अब ये ममालिक लिथियम की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए या तो मिलकर एक मजबूत कार्टेल बना सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे तेल पैदा करने वाले ममालिक ने मिलकर ऑयल कार्टेल बनाया था और पूरी दुनिया में अब तेल की मोनोपोली अरब ममालिक के पास ही है, या फिर ये ममालिक दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक के हाथों में एक कठपुतली भी बन सकते हैं और ये बड़े बड़े ममालिक ही इस कीमती धात का असल फ़ायदा उठाएंगे। अगर हम मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लें तो इस वक्त चाइना इन ममालिक के ज़खायर से सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो रहा है और ज़्यादातर ज़खायर पर उसका मुकम्मल कंट्रोल भी है। चीन जनूबी अमेरिका के इन तीनों ममालिक और ऑस्ट्रेलिया में लिथियम को निकालने के लिए भारी सरमायाकारी कर रहा है और कर चुका है और बड़ी बड़ी कंपनीज का इंतहाई अहम शेयर होल्डर भी है। चीन खाम लिथियम का दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर यानी दरामद कनिंदा है। ये लिथियम को रिफाइन करता है और सारी दुनिया में लिथियम बैटरीज की डिमांड का 3/4 अकेला चाइना ही पूरा कर रहा है। जबकि इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका। अमेरिका का 2021 में लिथियम बैटरीज के ग्लोबल शेयर में महज हिस्सा 6% ही था। लिथियम बैटरीज बनाने वाली दुनिया की 10 बड़ी कंपनीज में से 6 कंपनीज चाइनीज हैं। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला को सबसे ज़्यादा तादाद में लिथियम बैटरी सप्लाई करने वाली कंपनी CATL भी चाइनीज़ ही है। इसी तरह आईफोन और आईपैड में इस्तेमाल होने वाली लिथियम बैटरीज भी एक चाइनीज़ कंपनी ही तैयार करती है।
ایک اندازے کے مطابق چینی کمپنیز نے 2023 کے پہلے 4 ماہ میں ہی تقریباً $1 ارب کے لیتھیم منصوبوں کے معاہدے سائن کیے ہیں۔ ان منصوبوں میں لیتھیم کی ایکسٹریکشن اور ریفائننگ سے لے کر بیٹریز بنانے اور یہاں تک کہ الیکٹرک وہیکل کمپنیز تک میں سرمایہ کاری بھی شامل ہے۔ مثال کے طور پر ارجنٹائن میں چینی آٹو موبائل کمپنی چیری الیکٹرک گاڑیاں بنانے کے ایک پلانٹ کی تعمیر میں تقریباً $400 ملین کی سرمایہ کاری کرے گی۔ اسی طرح آسٹریلیا کی گرین بشز مائن میں چین کے 51% شیئرز ہیں، جبکہ چلی کی مائننگ کمپنی SQM میں بھی چین کی کمپنی کی 23% شراکت داری ہے۔ چائنا کے لیتھیم کے اس غلبے نے دنیا کے دیگر ممالک بشمول یورپی یونین اور امریکہ میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ یورپی یونین اور امریکہ دونوں نے اپنی صنعتی پالیسی میں خام مال خصوصاً لیتھیم کو نکالنے اور اسے ریفائن کرنے میں خود کفیل ہونے کو ترجیح دینا شروع کر دی ہے۔ اس کا مقصد یقیناً یہ ہے کہ چین پر لیتھیم کے انحصار کو کم سے کم کیا جا سکے۔ امریکی تھنک ٹینکس کے مطابق چین جنوبی امریکہ کے ان تمام علاقوں میں اپنے اقتصادی، سفارتی، تکنیکی، معلوماتی اور فوجی اثر و رسوخ کو بڑھا رہا ہے، جو مستقبل میں امریکہ کے عالمی اثر و رسوخ کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ سابق امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے ایک بار کہا تھا کہ اگر آپ تیل کو کنٹرول کر لیں تو آپ دنیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تاہم آج کے دور میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مستقبل میں لیتھیم کو کنٹرول کرنا ہی دنیا کو کنٹرول کرنے کے مترادف ہوگا۔ جنوبی امریکہ لیتھیم وسائل سے بھرا ہوا ہے اور امریکہ ظاہر ہے اس بات پہ تشویش رکھتا ہے کہ چین اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 90 کی دہائی میں امریکہ لیتھیم کی پیداوار میں سر فہرست تھا، لیکن پھر مختلف وجوہات اور حکومت کی دوسری ترجیحات کی وجہ سے امریکہ یہ ڈومیننس قائم نہیں رکھ سکا اور آج لیتھیم کی سپلائی میں دنیا کا کوئی ملک چین کا مقابلہ نہیں کر پا رہا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ لیتھیم بیٹریز کی سپلائی کو کنٹرول کرنے والا ملک چین در حقیقت مستقبل میں دنیا کے بیشتر انرجی ریسورسز کو کنٹرول کر رہا ہوگا، جو تیل کے متبادل ہوں گے، اور دنیا کے انرجی ریسورسز کو کنٹرول کرنا اصل میں دنیا کو کنٹرول کرنے کے برابر ہی ہوگا۔ دوستو، یہ دلچسپ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ کے خیال میں کیا چین لیتھیم کی سپلائی پر اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھ پائے گا؟ کیا یہ اثر و رسوخ چین کو مستقبل کی سپر پاور بنانے میں مددگار ثابت ہوگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔